काम में जितनी तेजी लाई जा सकती है लाई जा रही है। मैं एक चीज के लिए आपसे कहूं, सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी थी कि कीमती जानें जो हैं वो ना जाएं। अब हमारी दूसरी प्रायोरिटी है कि सड़क जो है उसको दोबारा जोड़ दिया जाए। लोगों को सही सलामत कहीं पर बसाने का काम वो हम कर रहे हैं, जब तक इनके घरों को हम रिस्टोर नहीं कर पाएंगे। जो यहाँ बीजेपी का उम्मीदवार घूम रहा है सफेद टोपी पहन के, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि मेहरबानी करके यहाँ सियासत कम और दिल्ली में जरा सियासत ज्यादा करें। वो जरा दिल्ली बात करके यहाँ के लिए एक खसूसी पैकेज का इंतजाम करें। आप थोड़ा साइड पर आप थोड़ा पीछे हो जाओ। चले आगे थोड़ा आगे चलो, आगे चले आगे। सबसे पहले तो आप भी आ जाइए ना, क्योंकि मैं यहीं खत्म कर लेता हूँ। ये तीसरा दिन है, 3 दिन में लगातार तीसरी बार इंतजामिया के तरफ से सीनियर जो है मिनिस्टर यहाँ आए। पहले दिन मौके पे 2 एमएलए डिप्टी सीएम साहब के साथ आए, अफसरों के साथ बात हुई, सिलसिला शुरू हुआ। कल मैं खुद श्रीनगर से होते हुए जहाँ गाड़ी रुकी वहाँ से पैदल आके मैंने हालात का मुआयना किया। अब यहाँ से आके चंद्रकोट रुक के मैं यहाँ इस तरफ से देख रहा हूँ। काम में जितनी तेजी लाई जा सकती है लाई जा रही है। मैं एक चीज के लिए आपसे कहूँ, सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी थी कि कीमती जानें जो हैं वो ना जाएं। तो मौके से हमने लोगों को निकाला, गाड़ियों से निकाला, घर से निकाला, उनको दूसरी जगह बसाए। ठीक, अब हमारी दूसरी प्रायोरिटी है कि सड़क जो है उसको दोबारा जोड़ दिया जाए, क्योंकि जब तक हम सड़क नहीं जोड़ते तब तक यहाँ पे मटेरियल और ये सारी चीजें लाना हमारे लिए मुश्किल होगा। अब सड़क का हाल आपने खुद देखा, जगह जगह पे हमारे डोजर ये जो टिपर जो है ये काम कर रहे हैं। अफसरों ने मुझे यकीन दिलाया है कि इनकी पूरी कोशिश है कि 24 घंटे के अंदर अंदर सिंगल ट्रैक पे जो है ये हाईवे जो है खोल पाएंगे। जब हाईवे खुलेगा उसके बाद जो बाकी मलबा है उसको हम उठाने का काम करेंगे। फिलहाल लोगों को सही सलामत कहीं पे बसाने का काम वो हम कर रहे हैं, जब तक इनके घरों को हम रिस्टोर नहीं कर पाएंगे। जो बाकी रिलीफ इन तक पहुंचाना होगा, इमरजेंसी में रेड क्रॉस के तहत इनको जो रिलीफ देना है वो डीसी साहब को कहा गया है रिलीफ दें। जब रिलीफ ये मतलब रिकवरी का काम खत्म हो जाएगा, फिर हम असेसमेंट करके जो भी इनका नुकसान है उसको फिर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के नॉर्म्स के तहत जो हमें रिलीफ देना होगा हम दे देंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कह के इसको एक डिजास्टर जोन तैनात करके जो मरकज से हमें मदद चाहिए होगी, मुझे पूरा उम्मीद है कि मरकज के तरफ से जो हमें मदद मिलनी चाहिए वो मिलेगी। जो यहाँ बीजेपी का उम्मीदवार घूम रहा है सफेद टोपी पहन के, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि मेहरबानी करके यहाँ सियासत कम और दिल्ली में जरा सियासत ज्यादा करें। वो जरा दिल्ली बात करके यहाँ के लिए एक खसूसी पैकेज का इंतजाम करें, बड़ी अच्छी बात होगी। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। क्या? ठीक है, हम लोग अभी आ रहे हैं। राजनीति के राज जनता तक पहुंचाना आसान नहीं है। खबरें के बाजार में बिना तमाशे के सच दिखाना आसान नहीं है, लेकिन अब सब कुछ होगा आसान। हम हैं न्यूज UNI। न्यूज UNI हम जियो टीवी।
ई बाबा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। रॉक टीवी। और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सऊदी अरब की ऐतिहासिक 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रवाना हो गए हैं। ये पीएम मोदी की खाड़ी देश की तीसरी यात्रा होगी। इससे पहले वो 2016 और 2019 में रियाद जा चुके हैं। ये दौरा भारत और सऊदी अरब के बीच गहराते रणनीतिक संबंधों को दर्शा रहा है। बता दें कि ये यात्रा सितंबर 2023 में नई दिल्ली में हुए G20 शिखर सम्मेलन के दौरान क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की भारत यात्रा और भारत सऊदी रणनीतिक साझेदारी परिषद की पहली बैठक के बाद हो रही है। इस दौरे में क्या कुछ खास होने वाला है, सुनिए। ये यात्रा बहुत अहम है, राइट। सऊदी बहुत अहम प्लेयर हो गया दुनिया की मार्केट में आज की तारीख में, जियोपॉलिटिक्स में, राइट। पैसा है, तेल है। ये जो विजिट है इसमें यस डिफेंस का कुछ होगा और भी कुछ चीज़ें होंगी, और मेरे विचार से 2 बड़ी चीज़ें हैं। या एक आपका ये जो भारत लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में देख रहा है, हम ये देख रहे हैं जो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर है उसका जो बनने का है, जिसमें कि भारत से लेकर अरब एमिरेट तक समुद्र से, फिर अरब एमिरेट से रेल द्वारा लिंक होते होते सऊदी अरब जॉर्डन तक से जाकर के इजराइल तक, फिर इजराइल से समुद्री रूप से जाकर के ग्रीस या इटली यूरोप, जिसके चलते हमारी जो शिपमेंट का टाइम है करीब 30% कम हो जाएगा और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी 30% कम हो जाएगी, जो हम एक्सपोर्ट करेंगे या इंपोर्ट करेंगे वो जब भी वो तैयार होगा। और इस कॉरिडोर में इलेक्ट्रिसिटी शेयरिंग ग्रिड होंगे, पाइपलाइंस होंगी इत्यादि। अब इस कॉरिडोर की अहमियत यह है, ट्रंप ने गाजा को रीडेवलपमेंट का कहा है, ओके, और गाजा का होपफुली कभी ना कभी रीडेवलपमेंट होगा, जो कि शायद सऊदी अरब के पैसों से होगा और यूएई के पैसों से होगा और वर्ल्ड बैंक के पैसों से होगा। जब इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन होनी होगी गाजा में, तो उसमें इंडिया से काफी कुछ माल एक्सपोर्ट होगा, इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल वगैरह। तो हमें एक बड़ी अच्छी कनेक्टिविटी मिल जाएगी डायरेक्ट अप टिल इजराइल अपना माल एक्सपोर्ट करने की। 1 सेकेंडली, सऊदी अरेबिया एक पूरी नई सिटी बना रहा है, नियोम सिटी, जो कि $500 बिलियन जिसका प्रोजेक्ट कॉस्ट है, उसकी कंस्ट्रक्शन चालू हो चुकी है अभी, पर उसमें भी बहुत और काम होना है, कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग इत्यादि। तो अगर ये कॉरिडोर हमारा बन जाएगा जिसमें हम आराम से और इजीली सस्ते में ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे, और उनको भी फायदा होगा क्योंकि उनको सस्ते में माल मिल जाएगा, उनको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगी। तो नियोम सिटी की कंस्ट्रक्शन में, जो कि सऊदी अरेबिया का पेट प्रोजेक्ट है क्राउन प्रिंस का, और इधर गाजा की डेवलपमेंट जो कि पेट प्रोजेक्ट है ट्रंप का, तो ये जो इंडिया मिडल ईस्ट कॉरिडोर है ये इन 2 चीजों में बहुत अच्छे से प्लग इन होता है। इधर सऊदी को भारत से क्या चाहिए? सऊदी को अपना तेल और बेचना है भारत को। दुनिया भर में तेल की कीमतें गिर रही हैं, चाइना की इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है, रिसेशन हो रहा है, तो चाइना की तेल की डिमांड कम होगी। तो सऊदी अरब ये चाहेगा कि इंडिया के साथ कुछ लॉन्ग टर्म के कुछ और तेल के कॉन्ट्रैक्ट्स किए जाएं। कुछ और चीजें भी हैं जो सऊदी इंडिया से चाहता है और इंडिया सऊदी से चाहता है, इंक्लूडिंग हम एक ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोजेक्ट बनाएंगे इन सऊदी अरेबिया। तो बड़ी कटिंग एज, न्यू एज पार्टनरशिप्स निकल के आएंगी पैसे के साथ भारत और सऊदी रिश्तों में। ये दौरा मेरे विचार में अत्यंत महत्वपूर्ण है।
सऊदी अरेबिया भारत का 5वां सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है और इसकी तेल की सप्लाई भारत को आमतौर पर पहले या दूसरे या तीसरे नंबर पर रहती है। फिलहाल ये देश हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वहाँ पर 29 लाख के आसपास भारतीय रहते हैं और काम करते हैं और उनकी रेमिटेंसेस से भारत में उससे कई गुना लोगों का भला होता है। तो उनका वहाँ रहना और उनकी रेमिटेंसों को भारत में अपने परिवारों को भेजना महत्वपूर्ण है। इस समय 2 विषयों को लेकर के ये परिप्रेक्ष्य यात्रा का और भी महत्वपूर्ण होता है। एक तो आर्थिक दृष्टि से जैसा कि आपको पता है और मैंने कहा पहले कि भारत 5वें नंबर का व्यापार संबंध रखता है सऊदी अरेबिया उसके लिए, और सऊदी अरेबिया के लिए भारत 4थे नंबर का व्यापार संबंध रखता है। इन संबंधों को और बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। खासतौर पे भारत का व्यापार संतुलन सऊदी अरब के फेवर में है और भारत को तकरीबन 30 या 20 बिलियन डॉलर का घाटा व्यापार में सऊदी अरब के साथ होता है। तो भारत चाहेगा कि सऊदी अरब भारत से और ज़्यादा चीज़ों का आयात करे। दूसरी ओर सऊदी अरब तेल उत्पादक और निर्यातक देश है, दुनिया का सबसे बड़ा तेल का निर्यात करने वाला देश है, लेकिन उसको इस बारे में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा है क्योंकि उसका सबसे ज़्यादा तेल चीन को जाता था, जहां तेल और गैस की खपत कम होती जा रही है। तो दूसरे नंबर पर भारत है जहां पर कि तेल की खपत काफ़ी बढ़ रही है। तो सऊदी अरेबिया ये चाहेगा कि भारत का जो बढ़ता हुआ तेल का आयात है उसमें उसका अनुपात बढ़े, और इसके लिए मेरे विचार में सऊदी अरब एक आक्रामक रणनीति का इस्तेमाल कर सकता है, जिसमें कि दाम में कंसेशन देना और दूसरी ओर भारत में तेल शोधक कारखानों वगैरह में निवेश करना ताकि वो सऊदी अरब से ही तेल खरीदें। तो इस दिशा में पहले भी बात हुई है और ये आशा की जाती है कि भारत और सऊदी अरब के बीच में जो संयुक्त सामरिक परिषद है जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री और सऊदी अरब के युवराज करते हैं, उसमें ऐसे कुछ फैसले लिए जा सकेंगे। दूसरी ओर सुरक्षा और रक्षा के बारे में कुछ प्रगति की अपेक्षा है क्योंकि सऊदी अरब इस समय एक बड़ी ही विषम सुरक्षा स्थिति में मौजूद है। एक तरफ यमन है, दूसरी तरफ गाजा है, तीसरी तरफ ईरान और चौथी तरफ सूडान है। इन सब जगह पर आग के युद्ध के शोले भड़क रहे हैं और सऊदी अरब ये चाहता है कि उसकी सुरक्षा, उसकी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को इन सब घटनाओं से बच के रखना है, और इसके लिए वो उन सब देशों को के साथ संबंध बढ़ाना चाहता है रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में, जो कि योगदान करके सऊदी अरब की सुरक्षा और रक्षा को मजबूत कर सकते हैं। भारत ने इस बारे में अथक प्रयास किए हैं और सऊदी अरेबिया को अंततः ये विश्वास हो गया है कि भारत उसकी सुरक्षा और रक्षा के लिए एक अच्छा मित्र है। तो इस विश्वास को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास मेरे विचार में जो सामरिक रणनीति की परिषद है उस पर कुछ अमल हो सकता है। आप देख रहे हैं
News UNI. Wellon Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, car loan, business loan, personal loan, SME loans, insurance, etc. For further details, contact us. News UNI हम जियो टीवी ई बाबा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम रॉक टीवी और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक मेरे हिसाब से दो तीन चीज़ें। एक तो पहले फिल्में बनती थी, अभी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स बनते हैं। पहले क्या था कि हम लोग राइटर्स एंड डायरेक्टर्स क्रिएटिव लोगों के ऊपर ज़्यादा फोकस करते थे, तो जो ओरिजिनलिटी थी पहले वो ओरिजिनलिटी आज नहीं है। ज़बरदस्ती कोई आइटम नंबर डाल देते हैं तो मेरे ख्याल से वो पिक्चर भी बोरिंग हो जाती है और उसका ट्रैक छूट जाता है। वो मुझे लगता है कि वी विल हैव टू पुट लॉट ऑफ मनी ऑन राइटिंग, डायलॉग राइटर हो, स्क्रिप्ट राइटर हो, स्क्रीन प्ले राइटर हो। जब आप फिल्म में पैसा डालते हैं और आप देखते हैं बड़ी बड़ी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, क्या कारण समझते हैं सर, क्यों ऐसा हो रहा है? मेरे हिसाब से दो तीन चीज़ें। एक तो पहले फिल्में बनती थी, अभी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स बनते हैं। पहले क्या था कि हम लोग राइटर्स एंड डायरेक्टर्स क्रिएटिव लोगों के ऊपर ज़्यादा फोकस करते थे। एक ज़माना आपने देखा होगा कि सलीम जावेद साहब के नाम पे फिल्म बिकती थी। आज शायद आपको लास्ट 5 साल में कोई बड़ा राइटर की फिल्म बिकी ऐसा पता नहीं चलेगा। सो आई थिंक इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि हम फोकस करें कि बॉक्स ऑफिस पे कैसी रहेगी फिल्म, रादर देन आज क्या हो रहा है कि भाई ये मैं फिल्म बना रहा हूँ तो उसका मुझे OTT स्ट्रीमिंग राइट इतना मिलेगा, सैटेलाइट राइट इतना मिलेगा और म्यूज़िक राइट इतना मिलेगा, ओवरसीज राइट्स इतने मिलेंगे। तो उस हिसाब से कैलकुलेशन होता है, लास्ट में बॉक्स ऑफिस गिना जाता है। एक ज़माना ये था 80s में 90s में, और कोई कोलेटरल बिजनेस होता ही नहीं था। बॉक्स ऑफिस वाज द ओनली बिजनेस। सो दर्शकों को ध्यान में रखते हुए कि वो टिकट लेके सिनेमा हॉल में आएंगे कि नहीं, वो ध्यान में रखते हुए ही फिल्में लिखी जाती थी और बनाई जाती थी। आज अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हो रहा है, क्योंकि OTT की मानसिकता अलग है, सैटेलाइट की मानसिकता अलग है, ओवरसीज वाले अलग है। म्यूज़िक का ज़्यादा पैसा लेने के लिए मैं ज़बरदस्ती कुछ म्यूज़िक डाल रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से ये सब एक बड़ा इशू है। दूसरा इशू मुझे लगता है कि वी हैव कंप्लीटली बिकम लाइक इंस्पायर्ड इंडस्ट्री। हम साउथ से इंस्पायर होते हैं, हम कोरिया से इंस्पायर होते हैं, हम ये लैंग्वेज से इंस्पायर। तो जो ओरिजिनलिटी थी पहले, वो ओरिजिनलिटी आज नहीं है। तो आप देखिए कि रीजनल फिल्म्स आर डूइंग वेरी वेल। रीज़न यही है कि वो ओरिजिनल चीज़ें लिखते हैं। उनके राइटर्स पे वो ज़्यादा पैसा खर्चा करते हैं अगर परसेंटेज वाइज देखें तो मुझे लगता है कि बट डेफिनेटली ये एक समय चल रहा है एंड डेफिनेटली विल गो बैक टू ब्लैक बोर्ड एंड हम फिर से वही अच्छी फिल्म बनाने का शुरू करेंगे। आप एक फिल्म का प्रोजेक्ट लेके
समझो स्ट्रीमिंग के पास में, OTT के पास में जाते हैं, तब वो बोलते हैं कि हमें ये डायरेक्टर नहीं लेकिन ये डायरेक्टर होंगे तो हम इतना पैसा दे देंगे, या तो ये एक्टर नहीं ये एक्ट्रेस होंगी तो हम इतना इंक्रीज कर। सो सब लोग जो इन ए वे स्टेक होल्डर हो जाते हैं, वेदर OTT हो या सैटेलाइट चैनल हो या म्यूज़िक वाले हो या ओवरसीज वाले हो, ये अल्टीमेटली दे बिकम ए स्टेक होल्डर ऑफ द फिल्म, एंड बिकॉज दे आर स्टेक होल्डर, उनका ख्याल रख के उनसे हम प्रभावित हो जाते हैं, एंड आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस। मेरे हिसाब से क्रिएटिव इम्प्रूवमेंट जब होता है, वेदर वो यूनिट के कोई भी मेंबर, नॉट ओनली बड़े एक्टर, वो एक्सेप्ट करना चाहिए, देयर इज़ नो इशू, बट डायरेक्टर का एक विजन होता है, प्रोड्यूसर का एक विजन होता है, उनका एक कन्विक्शन होता है प्रोजेक्ट के बारे में, फिल्म के बारे में, मेरे ख्याल से वहाँ से हिलना नहीं चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्टर इतना कॉन्फिडेंट नहीं होता है या प्रोड्यूसर इतना कॉन्फिडेंट नहीं होता है, और आपके हीरो बहुत ओवरपावरिंग हो जाते हैं, और फिर वो प्रोजेक्ट के हिसाब से नहीं लेकिन उनके कैरेक्टर के हिसाब से चेंज करवाते हैं, तब ये प्रोजेक्ट गड़बड़ा। बात की तो आइटम नंबर कभी कभी बहुत प्रमोशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि एक अच्छा आइटम नंबर हुआ तो आपका प्रमोशन के टेलीविज़न के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर प्रमोशन में वो बहुत हेल्पफुल होता है, और वो आइटम नंबर की वजह से आपके जो म्यूज़िक राइट्स है वो म्यूज़िक राइट्स में भी काफ़ी नंबर्स बढ़ जाते हैं, बट ज़बरदस्ती कोई आइटम नंबर डाल देते हैं तो मेरे ख्याल से वो पिक्चर भी बोरिंग हो जाती है और उसका ट्रैक छूट जाता है। सो आई थिंक वो भी बहुत संभाल के डालना चाहिए, ये सब चीज़ें भी बहुत संभाल के डालनी चाहिए। मुझे लगता है कि जो टोटल ओवरऑल बजट होता है एक फिल्म का, वो बजट में आज मेरे हिसाब से ज़्यादा आई वुड से 1 या 2% हम राइटर्स को, जो ए लिस्टर टाइप की फिल्म की बात कर रहा हूँ मैं खास तो, उसमें 1 या 2% हम राइटर्स को के पीछे खर्चा करते हैं। वो मुझे लगता है कि वी विल हैव टू पुट लॉट ऑफ मनी ऑन राइटिंग, डायलॉग राइटर हो, स्क्रिप्ट राइटर हो, स्क्रीन प्ले राइटर हो, उसके ऊपर पैसा खर्चा करना बहुत ज़रूरी है, रादर देन जस्ट द लुक एंड फील या एक्सपीरियंस। आप देख रहे हैं न्यूज़ UNI। Wellman Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, personal loan, business loan, loan against property, credit card, car loan, SME loan, insurance, etc. न्यूज़ UNI हम जियो TV, बाबा, कृष्णा 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 हरे 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 राम रॉक TV, और प्ले ऑन TV पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक हिंदुस्तानी मुसलमान, भारत के जो मुसलमान हैं, मक्का और मदीना शरीफ की जो पिलग्रिमेज है, जो ज़ियारत के लिए जाते हैं, एक बड़ी तादाद में जाते हैं, तो मेरे ख्याल से बायलैटरल रिलेशनशिप उसको और मजबूत करेगा। भारत के विश्वास जो मुस्लिम कंट्रीज में कायम हुआ है, ये उसी का नतीजा कि मोदी जी को आए दिन खासतौर से मुस्लिम कंट्रीज की तरफ से इन्वाइट किया जाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जनाब श्री नरेंद्र मोदी जी, जो पहले भी 2 मरतबा सऊदी अरब जा चुके हैं हमारे भारत का नेतृत्व करते हुए, और वहाँ के जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान,
वो भी हिंदुस्तान आए हैं। तो मेरे ख्याल से जो हमारी बायलैटरल रिलेशन है किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया और भारत के बीच, ये बहुत बड़ा एक सिग्निफिकेंट स्टेप है, जो तीसरी मर्तबा आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश को 140 करोड़ देशवासियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जैसा कि हम देखते हैं कि हिंदुस्तानी मुसलमान, भारत के जो मुसलमान हैं, मक्का और मदीना शरीफ की जो पिलग्रिमेज है, जो ज़ियारत के लिए जाते हैं, एक बड़ी तादाद में जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बायलैटरल रिलेशनशिप उसको और मजबूत करेगा। और जो वहाँ पे सुविधाएं मिलती हैं, जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जो हज मिनिस्ट्री की तरफ से वहाँ पे जो बायलैटरल रिलेशंस हैं हमारे, मेरे ख्याल से इट इज़ वेरी बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आज ये जो तीसरा विजिट है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जो बिजनेस रिलेशन है, पीपल टू पीपल कनेक्ट है, जो संवाद है, वो बढ़ेगा लोगों में। और मेरे ख्याल से एक इतना बड़ा हमारा देश है और इसका इम्पैक्ट सिर्फ सऊदी अरब नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट पे और पूरी दुनिया में जो एक शांति और सद्भावना और एकता का जो पैगाम जाता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी हाल ही में रमज़ान के मुबारक महीने में हमें दावतनामा मिला था मुस्लिम वर्ल्ड लीग की तरफ से, जो अंडर द रॉयल पेट्रनेज ऑफ किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल शेख, उनकी तरफ से जो यहाँ पे इनविटेशन आया था ग्लोबल पीस समिट का, उसमें हमने अजमेर शरीफ और भारत को रिप्रेजेंट करा था वहाँ पे। तो मेरे ख्याल से जो अब सऊदी अरब में नए एवेन्यूज खुल रहे हैं पीपल टू पीपल कनेक्ट के, सिविल सोसाइटीज के कनेक्शन के, उसके साथ साथ बिजनेस स्टैब्लिशमेंट के कनेक्शन के, तो अगर सऊदी अरब की तरफ से भारत में इन्वेस्टमेंट्स आते हैं और हमारे इंडियन बिजनेस हाउसेज का प्रेजेंस रियाद में और जद्दा में और बड़ी एक हाई लेवल पे होता है, मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक सक्सेस है। हम दुआ करते हैं कि ये विजिट आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बहुत ही सक्सेसफुल रहे। ये दोनों देशों के साथ साथ जितने मुस्लिम मुल्क हैं आज की तारीख में, उनसे भारत के बहुत अच्छे संबंध रहे हैं और मोदी जी की प्राइम मिनिस्टरशिप में खासतौर से यूएई, कतर और सऊदी अरब से जो रिश्ते रहे हैं वो अपनी काबिल तारीफ है, उसको बहुत मजबूती मिली है। पिछली बार जब प्रिंस सलमान हिंदुस्तान तशरीफ लाए थे, उन्होंने राष्ट्रपति भवन में स्पष्ट तौर पर कहा था कि मोदी जी और हम दोनों भाई हैं, मोदी जी मेरे बड़े भाई हैं। तो जिस सम्मान की नजर से देखा जाता है उससे हर भारतवासी का दिल फख्र से, मैं कहता हूँ, सर ऊपर होता होगा। जिस तरह से मोदी जी को हर मुस्लिम कंट्रीज के अंदर वहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी दिया गया है, तो इससे हर भारतीय को खुशी है और महसूस भी होनी चाहिए खुशी। जिस तरह के बार बार मैसेज आते हैं और मुस्लिम कंट्री की यात्रा, नहीं, इसको इससे नहीं जोड़ना चाहिए, लेकिन हाँ, भारत की महत्वता और भारत के विश्वास जो मुस्लिम कंट्रीज में कायम हुआ है, ये उसी का नतीजा है कि मोदी जी को आए दिन खासतौर से मुस्लिम कंट्रीज की तरफ से इन्वाइट किया जाता है और भारत सरकार उनके साथ अच्छे संबंध स्थापित करती है। और मोदी जी की मैं एक इम्पोर्टेंस इसलिए समझता हूँ, मोदी जी की एक सबसे अलग जो डिफेंस पॉलिसी रहती है कि वो पॉलिटिकल रिश्ते तो मेंटेन करते करते हैं, लेकिन उनके जो व्यक्तिगत रिश्ते होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। चाहे वो अमेरिकी प्रेसिडेंट से देखा जाए या जितने मुस्लिम कंट्रीज है, यूएई के प्रेसिडेंट आए थे, अभी प्रिंस भी आए थे वहां के, और अभी सऊदी प्रिंस से भी मोदी जी के संबंध रहे। तो ये एक उनकी काबिलियत है और इनका खुद का एक कह सकते हैं उनकी कह सकते हैं पॉलिटिकल जीत भी कहेंगे कि जैसे कि उन्होंने रिश्ते कायम किए देश के साथ साथ व्यक्तिगत रिश्ते भी। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। न्यूज UNI हम जियो टीवी, ई बाबा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम रॉक टीवी, और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें।
साल में एक